हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और स्वागत है आप सबका मेरे रोहिणी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि कुछ दिक्कतें थी, घर की कुछ दिक्कतें थी, तो जो है वो अब शॉर्ट आउट हो गई हैं। तो अब जो है मैं कंटिन्यू वीडियो डाला करूँगी, तो आप लोग ज़रूर रेगुलर रहिए। और जो है आज हम जो है वैसे मैं पहले जो है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया था और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 2। तो ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। बेसिकली अगर हम ये अध्याय देखेंगे अच्छी तरीके से तो हम क्या क्या जान पाएंगे ये भी देख लेते हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है पढ़ने के बाद हम इतनी चीज़ें जान लेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के नए जोश नए खरोश के साथ वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। देखिए, अब आपको ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है कई वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, है ना, उपनिवेश था, ठीक है। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और ये जो गंभीर चुनौतियाँ थी ना, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता और इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण से जो है ना अलोकतांत्रिक, ठीक है, शासन व्यवस्था कायम हुई और इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था लेकिन जो है प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना की सत्ता बागडोर संभाली सेना ने। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है इनकी शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर लिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए ना तो फिर बदल पाना मुश्किल है। आप ये सोचो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँ। देखिए, यहाँ पे अलोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है। शासन की कमान एक नेता को दी गई। अब एक नेता थोड़ी ना चाहेगा कि जनता जो है डिसाइड करे या तो है लोकतंत्र का शासन कायम रहे, वो तो चाहेगा कि हम अपने मुताबिक कार्य करें। तो जाहिर सी बात है कि एक बार अगर अलोकतंत्र के पांव जम गए तो उसे बदल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है, ठीक है। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया, ठीक है। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती। क्यों? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। आप सभी जानते हैं कि जनता की वजह से ही, जनता का लोकतंत्र की वजह से ही, जनता जब इकट्ठे थे उनकी वजह से ही हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारे नेता जो थे वो लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। आप देखिए, हमारे देश का, हमारे भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है और बहुत ही सतर्कता के साथ, चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक संविधान हो, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, प्रधानमंत्री का जो है चुनाव हो, तो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख के जो है लिखे गए हैं संविधान में, ठीक है। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। और हर समाज के लिए ना ये फैसला करना ज़रूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और किन कायदे कानून पर अमल करेगा, ठीक है। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं और किसी भी समाज में कई ऐसे समूह होते हैं इनकी आकांक्षाएं, यानी कि आकांक्षाओं के जो अक्सर है अलग अलग और एक दूसरे से विपरीत होती है। अब ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? अब इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। आप देखिए, सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति के दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं। आप देखो, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सत्ता है और कंपटीशन यानी कि
प्रतिस्पर्धा, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप देखो कि अगर जो है हमारे देश में 4 नेता खड़े होते हैं तो उनकी अपनी अलग अलग नीतियां हैं, वो जो जनता के सामने ले जाएंगे कि अगर हम जीतते हैं तो आपके लिए ये लोक निर्माण का कार्य करेंगे। दूसरे नेता जो है और चीज़ों का, तो क्या होता है, इससे कंपटीशन जनरेट होता है और लोगों के लिए जो है हित का काम होता है। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला लिया। ठीक है, पिछले साल आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा क्लास 11th में, हमारा संविधान बना कैसे। नहीं पढ़ा होगा तो आप जो है प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखें। और आपको ये याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 से अमल में लाया गया, यानी कि हमारा संविधान लागू हो गया। अब उस वक्त देश का शासन अंतरिम जो है सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान के नियम तय कर दिए गए थे और अब जो है इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। ठीक है, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त बने। अब उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही जो है किसी वक्त हो जाए। बहरहाल चुनाव आयोग ने ये पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान और आम बात नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जरूरी है। आप सोचो कि चुनाव इतने होते हैं, वो बहुत ही इजी काम नहीं है चुनाव आयोग के लिए। पहले क्षेत्रों का सीमांकन होता है, मतदाता सूची, मताधिकार, ठीक है, वयस्क लोगों की सूची जारी की जाती है, तो बहुत सारे टिटिम्बने काम होते हैं। और जो है इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगता है। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो ये पता चला कि इसमें जो है 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज होने से रह गए और इन महिलाओं को अल्लाह की बेटियां, फला की बीवी के रूप में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। इससे तो घपला हो सकता है ना कि फला की बीवी कौन है, अल्लाह की बीवी कौन है ना। तो आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनराविलोकन किया जाए और ज़रूरी लगो तो जो है ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। अब यह अपने आप में जो है एक हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। अब इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त आप ये सोचो कि आज ना ईवीएम बॉक्स है, आज सारी टेक्नोलॉजी डेवलप है, तब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब ईवीएम बॉक्स नहीं हुआ करते थे। आप ये सोचो कि चुनाव आयोग के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा सारी चीज़ें करना। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे और इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे, यानी कि लिटरेट थे। और इस कारण ना चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, तभी ये पॉसिबल हो पाता, अदरवाइज़ तो नहीं। आज देखिए, आज भी चुनाव होते हैं तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो, बैंक कर्मी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सब लोगों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है। भाई इतनी भारी संख्या में वोटिंग होगी, इतने सारे वोटर्स हैं। आप ये देखो कि आज के सिनेरियो में, आज प्रेजेंट टाइम, आज के दिन की मैं बात कर रही हूँ 7 मई 2023 की, तो चीन को पछाड़ के भारत पहले नंबर पे आ गया है। अब आप ये सोचो, इतनी भारी मात्रा में जनसंख्या में चुनाव कराना, इज़ इट पॉसिबल? इज़न्ट इट? क्या पॉसिबल है? क्या पारदर्शिता रहती है? मुझे तो नहीं लगता कि पारदर्शिता रहती, क्योंकि कहीं ना कोई छूट ही जाता है, कहीं ना कोई मिसमैच हो ही जाता है। ठीक है, और उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। अब ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल जो है करना था, है ना। आगे बढ़ते हैं। यानी कि सार्वभौम मताधिकार यानी कि सभी को शामिल करना, ठीक है, सार्वभौम मताधिकार। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था। अब एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे जो है इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया
ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा है कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बखूबी जो है बेहूदी नौटंकी देखेगा। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान जो है 1952 में ही हो गए थे, है ना। चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना में कुल 6 महीने लगे। वो तो अब है ना कि ईवीएम की वजह से तुरंत जो है रिजल्ट आ जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले पर्ची गिनना होता था, हर क्षेत्र में गिनना होता था, तो टाइम तो लगना लाजमी है, और वो भी पारदर्शिता के साथ। ठीक है, तो चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों को इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। लोग पहले बहुत जागरूक हुआ करते थे भाई। अब ना है ऐसा कि अरे आज हमारा मन नहीं है, वोट डालने नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है। लेकिन पहले के लोग बहुत ही जागरूक हुआ करते थे। गांव-गांव में राजनीति चर्चा का विषय हुआ करती थी। आज के वक्त में तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है देश के बारे में सोचने का। देखिए, देश में बदहाली, बेरोजगारी, अशिक्षित लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो ये लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कि गवर्नमेंट जितना राशन दे रही है गरीबों को, आप ऐसी कंपनियां इस्टेब्लिश करिए, ऐसे रोजगार इस्टेब्लिश करिए कि वहाँ लोग काम करें और उनको काम के बदले जो है कुछ मिले, ताकि वो काम भी कर पाएँ और उनका जो है नियमित रूप से उनका खान पान आजीविका जो है बनी रहे। मैं फ्री में राशन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। आप ये देखो, ऐसे चुनाव हुआ करते थे, आज की तरह नहीं। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इस चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार के शुरुआत में इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे, जुआ मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी बिल्कुल हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास की एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं था कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। बिल्कुल कराए जा सकते हैं। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। अच्छा, बेसिकली जो इस चैप्टर का नाम है, अब हम आए हैं इस पे। पहले 3 चुनावों में, यानी कि 15 साल, ठीक है, 5-5 वर्ष में चुनाव होते थे ना, तो कांग्रेस का प्रभुत्व जो है कई वर्षों तक रहा। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। ठीक है, मैं ये भी बता दूं आपके कि इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो विमेश चंद्र बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी ना जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की, पूरे देश का दौरा किया, और जब चुनाव परिणाम घोषित हुए ना, तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ और इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें हासिल की, जीती। ठीक है, और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गए थे। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। ये देखिए,
ये जो पीले से है ना, ये कांग्रेस शासित राज्य हैं, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मसूर। और जो रेड कलर के हैं वो केरल डेमोक्रेटिक, ये साउथ में ही होंगे, ये देखिए केरल डेमोक्रेटिक। और जी ये ब्लू कलर से ये क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, देखिए कुल 16 सीट जो है इन्हें हासिल हुई, सेकंड वाली पार्टी को। और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, जिसे हम आज के जो केरल के हिस्से मानते हैं, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था, वहाँ जीत हुई। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस का ही सरकार बना। ठीक है, और इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन जो है कायम हुआ। अब आप ये देखो, भारत के सभी हिस्सों में कांग्रेस का दबदबा था। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है। अब इस पर नज़र दौड़ाने पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी, आप सभी को पता है। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ, ध्यान देंगे। और इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं पा सकी, पूरा दबदबा था। बहुत भारी भरकम मत से कांग्रेस जो है जीतती रह गई। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार पर कांग्रेस का पार्टी का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी का जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 के कांग्रेस पार्टी के कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74%। तो सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन ये पार्टी जो है 3% सीटें भी हासिल नहीं कर पाई। आखिर ये कैसे हुआ, आप देखो। पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार यानी कि क्लास 11th में नामक किताब में आपने ये देखा कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। इसको आप देखेंगे ना तो वोट का आपका सिनेरियो आपको पता चल जाएगा। और इससे जुड़े चर्चा अगर आपको याद होगी तो आपको इस सवाल का जवाब अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और अगर फिर भी ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर इसका उत्तर दूंगी। देखिए, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। ठीक है, ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टी को प्राप्त वोटों का अनुपात की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा सीट हासिल होती है। और यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट को जोड़ दें तब भी जो है कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट जो है विभिन्न प्रतिस्पर्धा पार्टी जो प्रतिस्पर्धी हो जो कॉम्पिटिटिव पार्टियां हैं और उम्मीदवारों में बट गए। अब इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज़्यादा सीटें जीती। अब ये देखिए 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की जीत। देखिए 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा में चुनाव हुए उनमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें मिली और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन भी इस पार्टी को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया का यह पहला अवसर था कि एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई कि वह कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की जो है कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और ये फैसला बहुत ही विवाद उत्पन्न हुआ इस फैसले से। ठीक है,
संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नेतृत्व, ये देखिए प्रदर्शन नेतृत्व हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। देखिए सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें को ना आज़ादी के पहले उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन यानी कि जन का आंदोलन ठीक है चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये बदलाव इसलिए किया गया ना ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके, और इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। अब आपको ये जानना होगा कि सोशलिस्ट पार्टी आखिर बनी कैसे, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये आप सबको। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस और जो है कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादी जो है देखिए आचार्य नरेंद्र देव, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये संपादक हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक थे। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कई मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। और मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सेक्युलर, सोशलिस्ट पार्टी की छाप इसमें देखी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है इनकी प्रकृति के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे रफ्ता पढ़ेंगे कि आखिर कैसे इतने वर्षों तक कांग्रेस ने अपनी दबदबा, अपनी नींव कायम रखी। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे। आज हमने कुछ देखा है, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ वीडियो था, तो आप लोग बस इतना ही करिए। आगे के वीडियो हम अब कंटिन्यू रहेगा, रोज़ वीडियो आएगा। प्लीज़ गाइज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब तक वीडियो नहीं पड़ रहा था, कुछ दिक्कतें थी इसीलिए नहीं वीडियो डाल पा रही थी। लेकिन अब जो है वीडियो रेगुलर रहेगा, रोज़ आएगा, एक वीडियो तो ज़रूरी आएगा रोज़। तो आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे आप लोग सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को मुझे इतना समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले जो है वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।